अच्छा जी, चलो यहां से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये जो है ये हमारे पास इरिगेटेड प्लांटेशन है। ये समझ में आ गया आपको? चलिए वापस चलते हैं हम लोग इसमें। अब इसके फीचर्स आप लोग याद करेंगे, ठीक है ना? अब हर एक के फीचर्स आप लोग याद करेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहला पहला फॉरेस्ट कौन सा है? पहला फॉरेस्ट कौन सा बताओ? एल्पाइन। एल्पाइन जो है, अब मैं आपको यहां पे इसका डायग्राम बना के देता हूं। एल्पाइन फॉरेस्ट की पहली फीचर क्या है? इनकी हाइट कम होती है। देखो ये हाइट कम हो गई, सही है ना? इसको मैं ब्लैक बना देता हूँ, सही है। फिर इनके रूट्स कैसे होंगे? डीप रूट्स होंगे। डीप रूट्स क्यों होंगे? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। और इनकी ब्रांचेस कैसे होंगे? अपवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग होंगी। देखो ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होंगी? टू रीच टू मैक्सिमम सनलाइट। तो इसको हम कहते हैं एडॉप्टेशंस। क्या कहते हैं? एक एडॉप्टेशन होता है ओ के साथ, ये ए के साथ है। एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग थिंग अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है उस कंडीशन में। ये वो ठंडा इलाका है ना, तो ठंडे इलाके में इसने क्या एडजस्टमेंट की बताओ? इसने क्या एडेप्टेशन की है? इसकी इसकी हाइट कम है। हाइट कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम है। इसके अपवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस क्यों है? ताकि सनलाइट और ज्यादा मिल सके। लाइट और मिल सके। वेरी गुड। और आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, बर्फ है बिल्कुल। हाइट कम है क्योंकि सनलाइट कम है। धूप चाहिए ना, मतलब ग्रोथ के लिए सनलाइट चाहिए। और डीप रूट्स क्यों है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। खत्म। ये तीन एडॉप्टेशन किसके? अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ डू एल्पाइन फॉरेस्ट अडॉप्ट टू द कोल्ड एनवायरनमेंट, तो तीन फीचर कौन सी बताओ? दे आर स्मॉल इन हाइट बिकॉज 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 because of less sunlight. They have upward sloping branches to reach to maximum sunlight, and they have deep roots to absorb maximum nutrients. ये समझ में आ गया मेरा आपको? अब आते हैं हम लोग कॉनिफेरस की तरफ। कॉनिफेरस का सबसे पहले आप लोग ड्रॉ करो इसको। टॉल ट्री होगा, देखो ये टॉल है। अच्छा, और ये जो है यहां पे भी इसके डीप रूट्स होंगे, मगर यहां डीप रूट्स की कोई और वजह है। कौन बताएगा कि कॉनिफेरस के डीप रूट्स क्यों हैं? टू स्टैंड फर्म इन द ग्राउंड। यहां बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है ना? और इसके ब्रांचेस कैसे होंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस। ये तो बताओ आप, ये टॉल क्यों है? टू रीच टू मैक्सिमम हाइट नहीं, टू रीच टू मैक्सिमम सनलाइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस क्यों है? ताकि स्नो अक्यूमुलेट नहीं हुआ। एक्यूमुलेट ना हो, ठीक है, वेरी गुड। और डीप रूट्स क्यों है? टू स्टैंड फर्म इन द ग्राउंड। थिक बार्क to resist the strong winds and evergreen leaves। evergreen leaves क्यों है? क्योंकि पत्ते एक बार गिर जाए ना, फिर नए पत्ते उगना बहुत मुश्किल है। क्यों? ठंड, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? इतनी ठंड है कि रीग्रोथ नहीं, रीग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। सही है? रीग्रोथ ऑफ लीव्स इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली ये फीचर्स हैं, ठीक है ना? अब आपने इसको भी यहां से याद करना है। ये दोनों मैं इसको क्लियर कर देता हूं और फिर हम लोग चलते हैं।
स्नो एक्यूमुलेशन के लिए कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, ताकि वो, ये देखो जी, हाँ वो उनकी हाइट कम है, हाइट कम है, वो स्नो एक्यूमुलेट नहीं करती हो। सही, नहीं, वो कह रहा है कि अगर वो कह रहा है अगर वो कह रहा है अगर स्नोफॉल होती तो फिर क्या, तो, तो फिर वो क्या करता है जी। अभी देखो इनके यूजेस क्या हैं। अगर हम एल्पाइन फॉरेस्ट के यूज देखें तो ये सिर्फ यूज होता है एज अ फ्यूल वुड, तो इसको याद करते जाओ। एल्पाइन फॉरेस्ट का यूज क्या है? फ्यूल वुड। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का यूज क्या है? टिम्बर, यानी गुड क्वालिटी वुड। और सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट का यूज क्या है? ये भी फ्यूल वुड, दोबारा फ्यूल वुड। अब सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट का शेप कैसा होगा, देखो दोबारा से बना देंगे। इसमें भी ये स्मॉल ट्रीज होंगे और ये डीप रूट्स होंगे। डीप रूट्स क्यों होंगे बताओ दोबारा से? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करें। और ये जो इनके लीव्स होंगे वो कैसे होंगे? वो थॉर्नी होंगे, कांटे वाले लीव्स होंगे। तो कांटे वाले क्यों होंगे? टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, सिंपल। पानी का लॉस कम से कम हो, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल स्क्रब और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, वो भी ऐसे ही होते हैं। फर्क किस चीज में? ये माउंटेनियस एरियाज में और वो प्लेन्स में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस तरह थॉर्नी स्पीशीज आपको मतलब नजर आए और आपसे पूछें कि नेम द फॉरेस्ट, पिक्चर से आप कहें और आप देखेंगे माउंटेनियस एरिया तो आप क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। और अगर प्लेन एरिया तो आप कहेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। दोनों के यूज क्या है? दोनों के यूज जो हैं वो एज अ फ्यूल वुड है। तो बताओ इनकी एडॉप्टेशन क्या है बताओ? थॉर्नी स्पीशीज, thorny leaves to reduce transpiration, small in height and deep roots. small in height का क्या फायदा है? छोटे प्लांट का क्या फायदा है? less need of nutrients। सही है, सिंपल। आ जाए रिवरेन पे, सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। चलिए जी, रिवरेन और बेला फॉरेस्ट को आप देखें कहां पे ग्रो होते हैं ये? अलोंग द रिवर्स। तो इनकी तीन फीचर है। सबसे पहले अलोंग द रिवर जब फ्लो होंगे तो ये एक लाइन में ग्रो होंगे। ये सब एक लीनियर, हाँ लीनियर फॉर्मेट होगा। फिर पानी कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? रिवर से। और आखिरी फीचर ये है कि इसमें बड़े अच्छे किस्म के गुड क्वालिटी वुड, शीशम एंड बाबुल, जिससे बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है पाकिस्तान में, वो हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? रिवरेन फॉरेस्ट। तो मैंने अभी तक आपको जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताया उसमें बताओ गुड क्वालिटी वुड कौन सप्लाई करता है? कॉनिफेरस और बेला, ठीक है, याद कर लो। कौन से फॉरेस्ट गुड क्वालिटी वुड सप्लाई कर रहे हैं? कॉनिफेरस एंड बेला। बेला फॉरेस्ट, वेरी गुड। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की बारी है, उसको करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से एरिया में ग्रो होते हैं? हब डेल्टा, इंडस डेल्टा, कोस्टल एरिया में। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की एडॉप्टेशन क्या है? देखो, नंबर 1, जो इनके रूट्स हैं दे कैन टॉलरेट सॉल्ट। कैसे? इनके रूट्स में फिल्टर लगा हुआ है। देयर रूट्स हैव फिल्टर। they can only absorb water but do not absorb salt। और अगर salt absorb हो भी गया, it is deposited in the leaves and removed after the leaf fall, ठीक है। उसके बाद बस ये आपने हो गया। अब इसका यूज देखो, ये देखो इसका पहला यूज क्या है? फ्यूल वुड। इसका यूज टिम्बर भी है। फिर कैमल्स, जो पत्ते ऊपर हैं वो कैमल्स खा लेते हैं, जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं वो कौन खाता है? फिश। यानी पत्ते जाया नहीं होते। ऊपर कैमल्स खा लिए, नीचे गिर गए तो फिश खा लिए, ठीक है, ओके, सही। उसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दे प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश। किस तरह कि इनके जो रूट्स होते हैं वो समंदर के अंदर होते हैं और वो ऐसे होते हैं कि बड़ी मछली वहां पे नहीं जा सकती क्योंकि वो बंद कर देते हैं। इस तरह जैसे मेरा हाथ को आप लोग अगर देखें, ऐसे हार्ट्स या ऐसे ही हो, ये इनके रूट्स ऐसे होते हैं। अब बड़ी मछली यहां पे नहीं जा सकती, छोटी मछली यहां जाके कैन ले एग्स, तो उनके उसके जो अंडे होते हैं वो सेफ हो जाते हैं फ्रॉम द बिग फिश। बड़ी मछली आके वो मतलब अंडे खा लेती है ना, ठीक है ना। तो अब रूट्स में एक ऐसा एरिया, एक सेफ एरिया बन जाता है जिसमें बड़ी मछली नहीं आ सकती और कोस्टल एरिया को सॉइल इरोजन से और शॉक वेव से भी प्रोटेक्ट करता है। इरिगेटेड फॉरेस्ट के नाम आते हैं, आपको बताऊं कुछ के नाम बताओ। छांगा मांगा सबसे ओल्डेस्ट है, उसके बाद चीचावती, खानेवाल, बहावलपुर, थल, और सिंध में कौन सा है? सिंध में सिर्फ एक है, हैदराबाद के करीब है, नियर कोटरी बैराज। बाकी सब के सब जो हैं 7 इरिगेटेड प्लांटेशन कहां पर है? पंजाब में। सही है। अच्छा, इसकी मेन फीचर्स क्या है? देखो, ये ब्लॉक्स में होते हैं या लाइन में होते हैं। ब्लॉक्स में क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर प्लांटेड बाय मैन। सही है। और ये वहां पे होते हैं जहां पे इरिगेशन होती है। इसमें वैल्यूबल स्पीशीज यानी वही शीशम एंड बाबल होती है और ये एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं और वैल्यूबल स्पीशीज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो पास्ट पेपर्स में आ चुका है, ये जरा गौर से देखो। पास्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन था, बताओ विच फैक्टर डिटरमिन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ये देखो, ये फैक्टर है। अब जी जी, सबसे पहले एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड चेंज हो जाए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट चेंज हो जाता है। कैसे बताओ? आंसर बताओ। अगर 4000 है तो कौन सा फॉरेस्ट होगा? Alpine. अगर 1000 पे आ जाए और अगर 1000 से नीचे, और अगर ठीक है, बिल्कुल सही। तो एल्टीट्यूड चेंज, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट चेंज। दूसरा है प्रेसिपिटेशन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल चेंज, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है क्योंकि ये हिमालयस में। मरी में आपने, मरी अगर आप गए होंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त आपने देखे। ये सब क्या है? ये कॉनिफेरस। और मरी में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो कॉनिफेरस ट्रीज ग्रो इन ऑन हिमालयस दैट रिसीव द लॉट ऑफ रेन। मगर जो दूसरे हैं जैसे डेजर्ट्स में कौन से मतलब फॉरेस्ट ग्रो होते हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है ना, जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं। एरिडिटी, एरिडिटी और रेनफॉल ऑपोजिट है। बारिश ज्यादा हो तो नहीं, बारिश ज्यादा हो तो एरिडिटी, एरिडिटी उसका ऑपोजिट है। बारिश कम हो तो एरिडिटी ज्यादा। ये बस इसको ऐसे याद। तो एरिडिटी कहां पे ज्यादा है? डेजर्ट्स में, बलुस्तान में, और वहां पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन से होंगे? थॉर्नी स्पीशीज ज्यादा होंगे। ठीक है। डेल्टा रीजन में कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट मिलेंगे? मैंग्रोव्स। बस। और टाइप ऑफ सॉइल चेंज, तो मुझे बताओ कौन से फैक्टर हैं, जो कि 6 फैक्टर्स का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कोई से 2-3 लिख देना। फॉर एग्जाम्पल एल्टीट्यूड, प्रेसिपिटेशन, एरिडिटी, डेल्टाइक रीजन और सॉइल। खत्म। आसान है, एक्सप्लेन करना भी आसान है जी। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था। बताओ कॉनिफेरस ट्रीज कैसे सर्वाइव करते हैं कोल्ड वेदर में, और मैंग्रोव कैसे सर्वाइव करते हैं सॉल्ट वाटर में। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? मेजर प्रोडक्ट्स, माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं? टिम्बर एंड फ्यूलवुड। और माइनर प्रोडक्ट हैं रेजन, मेजरी और फेटरा। ये क्या है? रेजन वो चीज है जो लिक्विड जो दरख्त से निकलता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, उससे पॉलिश बनाते हैं, बिल्कुल सही है। एक दाने की तरह एक चीज निकलती है और ब्राउन कलर का होता है और वो डार्क और वो सख्त हो जाता है जब वो एक्सपोजर टू सनलाइट। देखा है आपने दरख्त में से लिक्विड जो निकलता है? कुछ बच्चों ने नहीं देखा है।
कोई बात नहीं, सही है। अब ये सीख लो, ठीक है ना। यहाँ पे नेट नहीं बना, मैं आपको वो दिखा दी। ये ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है, ब्राउन कलर का, और इससे जो है क्या बनती है, पॉलिश बनती है, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना है। उसके बाद मेजरी जो है वो उसकी स्किन होती है, तो वो मैट्स एंड बास्केट्स बनाने के लिए काम आता है। और फेड्रा एक श्रब है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इससे क्या बनाते हैं, इससे हम लोग दवाएं बनाते हैं। अब हमारे पास तकरीबन समझे कि ये कंप्लीट हो गया और ये बस हाफ चैप्टर रह गया। इसमें ये आपको आते हैं, मैं ज़्यादा इस पर टाइम ना लगाऊं मेरा में। डिफॉरेस्टेशन के अगर कॉजेज आपसे पूछें तो क्या है बताओ। अर्बनाइजेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ सिटीज, सिटीज आर ग्रोइंग, लाहौर इज ग्रोइंग, कराची इज ग्रोइंग, इस्लामाबाद इज ग्रोइंग। जब इस्लामाबाद ग्रो कर रहा है तो ज़बरदस्त इस्लामाबाद के आसपास बहुत सारे दरख्त हैं, तो दोज ट्रीज हैव टू बी कट डाउन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज ज्यादा हो रही हैं, और कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा हो रही है, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की, वुड की डिमांड बढ़ रही है। तो बहुत सारी दरख्त, एग्रीकल्चर, हमें जमीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, दरख्त काट के उस जमीन को हम यूज करते हैं एज अ एग्रीकल्चर। हमें फ्यूल वुड चाहिए, सो वी कट डाउन द ट्रीज ताकि उसको फ्यूल वुड सप्लाई करें। हमें रोड बनाना है, रोड के बीच में कहीं दरख्त आ गए, वी हैव टू कट डाउन द ट्रीज। माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करते वक्त दरख्त आ गए तो दरख्त को पहले काटना पड़ेगा। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, कुछ एनिमल बहुत ज्यादा खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोट्स, ये दे ओवर ग्रेज एंड दिस कॉज डेथ ऑफ मैनी ट्रीज। अच्छा, अब आप इसके इफेक्ट याद, अगर आपको ये देखो एग्जाम में अगर आप से इम्पैक्ट्स पूछ लें या इफेक्ट्स पूछ लें, बात देखिए, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स एक चीज है। तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंटल लॉस क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ का घर जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी जो वैल्यूएबल स्पीशीज हैं जैसे शीशम एंड बाबुल, वो खत्म हो जाएंगी। फिर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पता है तो इम्पैक्ट्स भी आपको पता हो जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेटिक में क्या हो जाएगा, क्लाइमेट में हमें पता है कि ट्रीज रिलीज मॉइस्चर इनटू द एयर और रेन फॉर्मेशन होती है, तो रेनफॉल नहीं होगी। और इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर को भी कम करते हैं, तो टेम्परेचर भी एक्सट्रीम की तरफ चले जाएंगे। अब इकोनॉमिक लॉस, आपने सिर्फ ये दो डायग्राम देखना है। ये देखो पहला डायग्राम, डिफॉरेस्टेशन होगी तो क्या होगी, सॉइल इरोजन, बहुत सारी मिट्टी जाके कहां बैठ जाएगी, रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स में। डैम्स में मिट्टी ज्यादा, पानी कम, पानी कम, बिजली कम, इरिगेशन कम। सही है, ये समझ में आ गया। क्रॉप कम, इनकम कम, सही है, ठीक है। बिजली कम, बिजनेस नहीं चलेगा, इनकम कम, सही है। ये सब डेवलप करने की जगह। ये देखो दूसरा, डिफॉरेस्टेशन होगी तो पानी जमीन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या चीज इनकी दी जाएगी, सरफेस रन ऑफ। ये सारा पानी कहाँ जाएगा, रिवर्स में। फ्लड्स आ जाएंगे, फ्लड से स्टैंडिंग क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, कम्युनिकेशन लाइन डैमेज हो जाएंगी और प्रॉपर्टीज भी डैमेज हो जाएंगी, सही है। आखिरी टॉपिक हमारा ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको कॉजेस पता है तो सोल्यूशन भी पता है। हाँ, डिफॉरेस्टेशन है तो एफॉरेस्टेशन या रीजनरेशन। जब भी वर्ड री आए या रीएफॉरेस्टेशन या रीजनरेशन, उसका मतलब होता है कि प्लांटिंग ट्रीज अगेन। री का मतलब होता है अगेन। तो रीजनरेशन और एफॉरेस्टेशन में क्या फर्क है, ऐसी जगह पे जहां पे पहले दरख्त कट चुके हैं वहां दोबारा दरख्त लगाना इज रीजनरेशन, और ऐसी जगह में दरख्त लगाना जहां पहले दरख्त नहीं थे, एफॉरेस्टेशन। ये समझ में आ रहा है।
ओके, उसके बाद फिर हम कमर्शियल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में, नेचुरल, हाँ हाँ, स्टॉल, उसको कहते हैं स्टॉल ग्रेजिंग। फिर नेचुरल गैस सप्लाई करेंगे। नेचुरल गैस सप्लाई करने से क्या होगा? फ्यूल वुड नहीं कटेंगे। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सेलेक्टिव कटिंग, मैंने आपको शायद डायग्राम बना के दिया था, दोबारा डायग्राम बना के देता हूँ, सही है? ये देखें, ये हमारे पास दरख्त हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ये राइटिंग मेरी बहुत खराब हो रही है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नंबर्स हैं, नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं? मतलब ऐसा लगे जैसे क्लास 2 के बच्चे ने लिखे हैं, मगर खैर कोई बात नहीं, आपने ये बस इससे मतलब ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा चलो, अब आपने क्या करना है, अगर आप 1 को कट कर रहे हैं तो 2, 5, 4 को कट नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि मैसिव सॉइल इरोजन नहीं करना। अब आपने 5 को कट करना है तो आपने 6, 9, 8 को कट नहीं करना, ठीक है ना? तो सेलेक्टिव कटिंग में ये होता है कि आप दरख्तों को एक एक छोड़ के कट करते हैं, एक ही जगह से, हाँ सब, हाँ अलग 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 कट, ठीक है? ये क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद हैवी मशीन जैसे बुलडोजर को यूज नहीं करना, आपने उसको आरी से काटना है ताकि वो जो है दूसरे तरफ डैमेज ना हो। आरी, एक्स 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 एक्स, जी। फिर फॉरेस्ट लॉज बनाने, 100 सही, ठीक ठीक। और फिर अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम, एक मिनट यहाँ देखो बेटा, रूरल फॉरेस्ट प्रोग्राम एंड फार्मिंग टेक्निक्स आखिर में है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये तो सब इजी है। फार्मिंग टेक्निक्स आपने यहाँ पे सीखना है। देखो मैं दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ये देखो, अगर कह रहा है कि अगर आपके पास स्टीप स्लोप है तो आपने हर स्लोप को ऐसे कट करना है। ये देखो, इसको हम कहते हैं टेरेसिंग। और हर टेरेस के एच पे आपने एक छोटी सी वॉल बना देना है, इसको हम कहते हैं बंद, BUND, बंद, ठीक है ना? हाँ, सही है। और इससे ही होता है कि सॉइल इरोजन सब एक साथ नहीं होती। अगर बारिश का पानी आ रहा है तो वो यहां आ जाएगा, यहां रुक जाएगा, इस बंद की वजह से भी रुक जाएगा, ठीक है ना? तो सॉइल एकदम सारी इरोड नहीं होगी, इसको हम क्या कहते हैं? टेरेसिंग। फिर कंट्रोल प्लॉइंग का आइडिया ये है कि ये अगर हिल है, देखो ये हिल है, हाँ नहीं, स्टेप्स को देखो। अच्छा जी बेटा, अब यहाँ देखो प्लीज। अब यहाँ पे ये जो हिल है, यहाँ पर हम ट्रीज को ऐसे प्लांट करेंगे, ऐसे, यानी अक्रॉस द हिल, अक्रॉस द हिल। एक तो होता है अलोंग द हिल, एक होता है अक्रॉस द हिल। अक्रॉस द हिल हम ट्रीज को प्लांट करेंगे, सो दीज ट्रीज विल वर्क एज विंड ब्रेकर। विंड ब्रेकर क्या होता है कि अगर ऊपर से हवा चल रही है, अगर ऊपर से हवा आ रही है तो इस हवा को ये ब्रेक करेंगे और सॉइल इरोजन को मिनिमम करेंगे। ये समझ में आ रहा है? तीसरा मेथड है स्ट्रिप फार्मिंग, बहुत इजी है। ये जैसे स्लोप है, आपने एक टॉल क्रॉप ग्रो करना है और एक स्मॉल क्रॉप ग्रो करना है, दोनों, ये दो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करना है। क्यों? अगर आपने सॉइल इरोजन ना हो, ये देखो, अगर टॉल क्रॉप को आपने हार्वेस्ट कर दिया
तो स्मॉल क्रॉप वहां पे होगा, उसकी टाइमिंग अलग है। फिर आपने टॉल क्रॉप दोबारा ग्रो कर लिया और स्मॉल क्रॉप को आपने हार्वेस्ट किया, मगर टॉल क्रॉप है वहां पे, तो कोई ना कोई क्रॉप है वहां पे। आप दो डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हो ताकि सॉइल इरोजन ना हो। हाँ, मल्टीपल क्रॉपिंग है ना, वही। जी जी सही है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग वो तकरीबन एक ही चीज है, सही है। तो ये आपने इस तरह सीखना है, ठीक है। अब पाकिस्तान के एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स कहाँ पर है, तो वो आपने तरबेला डैम और मंगला डैम में फॉरेस्टेशन क्यों हुई है, क्योंकि इनमें सिल्ट बहुत ज्यादा भर गई है, मिट्टी बहुत ज्यादा भर गई है। तो इसमें तकरीबन 40-50% मिट्टी है, मतलब आधा पानी है सिर्फ, सही है, साफ नहीं कर सकते। तो अब प्लांटेशन किए ताकि अब बस ये होता है कि आखिर में जब ये मिट्टी से सारा भर जाएगा तो फिर इसको छोड़ के कोई और डैम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। दरख्त इसलिए लगा रहे हैं कि 50% तो हो गया है, मजीद ना हो, 100% ना हो, सही है। तो इसको ये देखो, वाटर शेड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, इसका मकसद ये है कि इन दोनों डैम्स में सिल्ट डिपॉजिट ना हो। फिर रचना तो आप, ये नंबर 2 है प्रोजेक्ट। और आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो आगा खान गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे लोगों को उन्होंने ट्री प्लांटेशन की तरफ ले गए। और ये सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये सबसिस्टेंस से अलग है, कुछ बच्चे इसको सबसिस्टेंस के साथ मिक्सअप करते हैं, गलत लिख देते हैं। सस्टेन मीन्स सस्टेन करना। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है forestry should be done in such a way that it should last for today's generation and generations ahead। ये हर चीज के साथ सस्टेनेबल आएगा, उसका यही मतलब है।